सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित नए वीडियो पाने के। हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का एक नए वीडियो में पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के पार्ट 2 के अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये प्रश्न हमारे आने वाले भूगोल से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल की 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट। जैन धर्म की प्रमुख दार्शनिक उपदेश क्या है? जिसमें से संन्यास, कर्म, अहिंसा इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म की जो प्रमुख दार्शनिक उपदेश है उसे हम अहिंसा कहते हैं, जो महावीर जैन महोदय द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा प्रश्न है, वह विज्ञान जो सामाजिक विघटन का अध्ययन करता है सामाजिक व्याधिकी है, यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? तो आप लोगों को बता दूं कि जिलिन एवं जिलिन का, ठीक है, वह विज्ञान जो सामाजिक विघटन का अध्ययन करता है, यह कथन इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के चमड़े का रंग पीला होता है? इससे संबंधित वीडियो मैंने मानव की शारीरिक लक्षण से संबंधित, प्रजाति से संबंधित वीडियो मैंने आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो आप वहां से भी इसके आंसर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा सवाल है कि किस प्रजाति के चमड़े का रंग पीला होता है? तो आपको मैं बता दूं कि जो मंगोलाइड प्रजाति हैं, जिसे हम एंग्लो इंडियन के नाम से भी जानते हैं, जिसके चमड़े का रंग पीला होता है। 54वां प्रश्न हमारा है, यानी कि आज का चौथा प्रश्न हमारा है, उलझे यानी बूली बाल वाले विशिष्ट लक्षण किनके पाए जाते हैं? या फिर हम कहेंगे कि जो उलझे बाल हैं उनके लक्षण निम्न जातियों में से, प्रजातियों में से किनकी पाई जाती है? तो निग्रोइड प्रजाति में आपको उलझी बालें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, खिरगिज एक घुमक्कड़ जनजाति है जो कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, खिरगिज एक घुमक्कड़ जनजाति है जो कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन हमारा है मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर दक्षिण एशिया की। तो हम कहेंगे कि इसका आंसर मध्य एशिया की होगी। मध्य एशिया के साइबेरियाई के क्षेत्रों में आपको खिरगिज घुमक्कड़ जनजाति पाई जाती है। 56 नंबर का प्रश्न है, नाडिक प्रजाति के लोग अधिकतर मिलते हैं। नाडिक प्रजाति के लोग अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो हम कहेंगे नाडिक प्रजाति के अधिकतर लोग उत्तर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में आपके पाए जाते हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार 57वां प्रश्न है, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार विकसित प्रथम प्रजाति निम्न में से है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिनमें से सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई है? मंगोल, निग्रो, काकेसाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबसे पहले निग्रो मिलेंगे, उसके बाद निग्रिटो मिलेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो है ग्रिफिथ टेलर के वर्गीकरण में निग्रो आते हैं और दूसरे नंबर पर निग्रिटो आते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि सबसे नवीनतम जो है वो अल्पाइन है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य ईश्वर की इच्छा के द्वारा निर्मित होता है, यह सिद्धांत है। ठीक है, आप राज्यों के विकसित विकास सिद्धांत को जब देखते हैं तो राज्य ईश्वर की इच्छा द्वारा निर्मित है, यह सिद्धांत किसका है? तो इस सिद्धांत को अगर हम देखते हैं तो ये देवीय सिद्धांत है, और देवीय सिद्धांत से संबंधित यदि आपको वीडियो देखना है, वीडियो प्राप्त करनी है, तो हमारे चैनल में आप राजनीतिक भूगोल की सीरीज के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो आपका होगा देवीय सिद्धांत का, जो राज्य ईश्वर की इच्छा द्वारा निर्मित होती है। 9वां नंबर आज का है, राज्य की उत्पत्ति असुरक्षा एवं व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हेतु निष्पक्ष निर्णायक के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्षा हुई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न यूजीसी एनटीए हमेशा पूछते रही है कि राज्य की जो उत्पत्ति है, असुरक्षा की जो बात है एवं व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हेतु निष्पक्ष निर्णायक के अभाव के परिणाम स्वरूप हुआ है, यह है आपका लॉक महोदय का कथन।
अगला प्रश्न हमारा है 60 नंबर, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि नागरिक चरित्रवान हो। यह विचार किसका? यह राज्य से संबंधित कॉन्सेप्ट्स में आपको मिलेंगे। जो हमारे श्रेष्ठ नागरिक है वही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं और इसीलिए हमें आवश्यक हो जाता है कि नागरिक चरित्रवान हो। यह कथन जो है अरस्तु महोदय के राज्य सिद्धांत में आपको प्राप्त होते हैं। 61वां प्रश्न है द राउंड ऑफ वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस। ठीक है, ध्यान दीजिए, द राउंड ऑफ वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस, यह पुस्तक किसने लिखा? यह पुस्तक जो लिखा है वो है मैकिंडर महोदय। अगला प्रश्न हमारा है प्रमुख नगरीय केंद्रों के एक खंड के रूप में चाइना टाउन और लिटिल इटली का विकास हुआ है। ध्यान दीजिए कि प्रमुख नगरीय केंद्रों के एक खंड के रूप में चाइना टाउन और लिटिल इटली का विकास हुआ है। इसका जो मूल कारण है या फिर मूल आधार है श्रृंखलाबद्ध प्रव्रजन द्वारा, एक के बाद एक माइग्रेशन द्वारा जो है चाइना टाउन और लिटिल इटली का विकास हुआ है। 63वां प्रश्न हमारा है शब्द चयन की दृष्टि से दो बोली प्रदेशों के बीच विभाजन रेखा को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे समझ सकते हैं कि शब्द चयन की दृष्टि से दो बोली, ठीक है, ध्यान दीजिए, दो बोली प्रदेशों के बीच के जो विभाजन है, भाषा के बोली के आधार पर जो प्रदेशों का विभाजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे आइसोग्लॉस। आपको आइसोग्लॉस से संबंधित अगर वीडियो प्राप्त करनी है तो आप हमारे लाइन ऑफ मैप के वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आपको उससे काफ़ी महत्वपूर्ण इसी प्रकार के प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, उसी में आपको आइसोडाइट, आइसोफोन और आइसोक्रोन इन सभी के आंसर प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ इसके बारे में मैं आपको और बता दूं कि अगर इकोटोन के संदर्भ में ऐसी बातें हों कि दो प्रदेशों का जो विभाजन क्षेत्र है उसको हम लोग इकोटोन कहते हैं, जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से संबंधित है। उसी प्रकार आपको प्रदेश में भी होता है, राज्य में सीमांत होता है। तो इस तरह करके ये भी एक है कि बोली वाले प्रदेशों के विभाजन रेखा को हम आइसोग्लॉस कहते हैं, जो विशेषकर भाषा और बोली के आधार पर होता है। तो इसके संबंधित आपको वीडियो लाइन ऑफ ग्राफ हमारे वीडियो में मिल जाएंगे। 64वां प्रश्न है स्थानिक वितरण के दृष्टि से वर्तमान में बौद्ध धर्म वाला सही समूह कौन सा है? ठीक है, ध्यान दीजिए कि बौद्ध धर्म का सबसे अधिक जो प्रवर्तक हमारा है कहाँ है? दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, फिर तिब्बत में मिलेंगे, फिर चीन में मिलेंगे, फिर मंगोलिया और अंतिम में जापान में मिलेंगे। ये आपका क्रमबद्ध रूप से है। 65वां प्रश्न है जुलू लोग रहते हैं। ठीक है, जुलू एक प्रकार से प्रजाति है जो आपको पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसका आंसर जो है दक्षिण अफ्रीका होंगे। मसाई का निवास स्थान कहाँ है, या फिर कहें मसाई का निवास स्थान है, तो मसाई का निवास स्थान जो है पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र है। जापान के आदिवासी को हम लोग क्या कहते हैं? तो जापान के आदिवासी को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जापान के आदिवासी को हम लोग एनु कहते हैं। 68वां प्रश्न हमारा है कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है, ध्यान दीजिए, कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है और कूट से आंसर देना है। तो 68वां में हमारा जो है कि जो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन निवास करते हैं उनके संदर्भ में कौन सा बात सही है? तो ये फल एकत्रित करते हैं। जी हाँ, ये जंगलों में रहते हैं, मरुस्थलीय इलाके में रहते हैं, तो इनका प्रमुख काम जो होता है फल इकट्ठा करना होता है। ये पशुओं को कभी नहीं मारते हैं, सरासर गलत बात है। ये पशुओं का शिकार करते हैं। वे अपने शरीर पर एक मोटी परत का लेप लगाते हैं। जी हाँ, वे अब ऐसा अपने शरीर पर कीड़ों को बचाने के लिए करते हैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 1 और 3 होगा, जिसका आंसर है ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व के वर्तमान इतिहास में अधिकांश युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय झगड़े जिनका परिणाम युद्ध हो सकता है सीमा विवादों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि विश्व के जितने भी ऐतिहासिक लड़ाई हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झगड़े हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उनमें कहा जा रहा है कि ये सीमा विवाद के कारण हुए हैं। यह किसका कथन है? ये भी हमारा राज्य, सीमा और सीमांत से संबंधित प्रश्न है। तो ये आपको हॉल्डिच महोदय द्वारा दिया गया कथन है। 17वां प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में हृदय स्थल तथा पृष्ठ प्रदेश की संकल्पना के केंद्रीय भाग और परिधि संबंध का वर्णन किसने किया है? तो इसका आंसर आपका होगा व्रेड, फ्रीडमैन, ब्रेसी, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा आंसर होगा व्रेड महोदय ने। तो इस ऐसे प्रश्नों को आप जरूर देख लें।
राजनीतिक शक्ति किस पर निर्भर करती है? 71वां प्रश्न है कि राजनीतिक शक्ति जो हमारा है ये किस पर निर्भर करती है? तो हम कहेंगे कि हमारा राजनीतिक शक्ति जनमत शक्ति, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। जी हाँ, जनमत शक्ति भी उसमें शामिल है जिसे हम जनता की शक्ति कहते हैं, सैनिक शक्ति भी हमारा शामिल है और आर्थिक शक्ति भी हमारा राजनीतिक शक्ति में शामिल है। तो इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। अब आपके पास आ रहा है कि असंगत युग्मों को छांटिए। मतलब जो गलत दिया हुआ है, एक तरफ विश्व की प्रजातियां हैं और दूसरी तरफ निवास क्षेत्र हैं। पिग्मी कहाँ निवास करती हैं? कांगो बेसिन। बुट्टू अरब प्रदेश, सकाई साइबेरिया, एक्सिमो उत्तरी अमेरिका का टुंड्रा प्रदेश। ये 4 आपके पास ऑप्शन हैं जिसमें से आपका जो है गलत है सकाई। सकाई जो है साइबेरिया में निवास नहीं करती है। ये आपको मिलेंगे विशेष रूप से मलाया प्रदेश में। ठीक है, मलाया प्रदेश में जो है सकाई प्राप्त होते हैं। 73वां प्रश्न हमारा है सीमाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सत्य कहा जा सकता है? सीमाएं पड़ोसियों के बीच संपर्क संबंध रोकने के उद्देश्य से बनाई जाती है। जी हाँ। सीमाएं अभिकेंद्रीय बल का प्रतिनिधि है। जी हाँ। सीमाएं पड़ोसी देशों के प्रभाव क्षेत्र की बाहरी सीमाओं का निर्धारण करता है। ये और सही है। तो हम कहेंगे कि ये तीनों कथन हमारा सीमा के संदर्भ में सही है। इन तीनों कथन को आप लोग नोट डाउन कर ले जो सीमा के संदर्भ में विशेषता को दर्शाती है। 74वां प्रश्न है निम्नांकित में से किस क्षेत्र की ज्यामितीय सीमाएं विवादों से युक्त है? तो विशेषकर हम कहेंगे कि जो हमारा पश्चिमी अफ्रीकी देश है उनमें ज्यामितीय सीमाएं जो विवाद से युक्त हैं। 75वां प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्यवादी संकल्पना के अनुसार सुरक्षित सीमाएं कौन सी है? तो वही सीमाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती हैं जो प्राकृतिक सीमाएं होती हैं, जहां पर मानव की पहुंच काफ़ी असंभव होता है। 76वां प्रश्न है सीमाओं के आनुवंशिक वर्गीकरण के अनुसार भारत पाकिस्तान की सीमाएं हैं। सीमाएं की जब हम आनुवंशिक वर्गीकरण करते हैं तो भारत पाकिस्तान की सीमा को हम लोग कहते हैं अनुगामी सीमाएं। 77 नंबर का प्रश्न है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हैं। ध्यान दीजिए 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं। ये मिस्र और सूडान के बीच ये आपको मिलेंगे जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। इसके उपरांत हमारा 78 नंबर का प्रश्न है सकाई सेमांग आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने कहा कि ये मलाया प्रदेशों में निवास करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी कि मलेशिया के जंगलों में, थाईलैंड में सकाई और सेमांग जाति निवास करते हैं। 69 है हार्पून हथियार है किनका हथियार है? कौन हार्पून हथियार का यूज़ करते हैं? तो ये आपको एक्सिमो लोग जो हैं शिकार करने के लिए हार्पून हथियार का यूज करते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है सेमायाड्स निवास करते हैं। सेमायाड्स आपको मिलेंगे औब और पिचोरी के बेसिन में। 81 नंबर का है ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट किसे कहा जाता है? ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट ये आपका जो है विशेषकर बोर जो जहाँ पर जाति रहते हैं उसे हम ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट्स में रहते हैं। ये अगला प्रश्न है पक्की पोढ़ी कहलाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है जो काफ़ी आप लोगों के लिए नया भी होगा। जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाली प्रश्न है पक्की पोढ़ी कहलाती है। ध्यान दीजिए कि पक्की पोढ़ी हम किसे कहते हैं? तो थारू लोगों में विवाह तय होने को जब होता है तो उसे पक्की पोढ़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो थारू जनजाति है जब उनका विवाह तय हो जाता है तो उसे कहा जाता है पक्की पोढ़ी। 83 नंबर का प्रश्न है वह भू राजनीतिक अवधारणा जो सामरिक दृष्टि से थल शक्ति के जल शक्ति के प्रभुत्व को बल प्रदान करती है कहलाती है। देखिए ध्यान दीजिए, इसी में आपका आंसर भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह राजनीतिक अवधारणा जो सामरिक दृष्टि से थल शक्ति के जल शक्ति पर प्रभुत्व को बल देती है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा हृदय स्थल सिद्धांत, हार्टलैंड थ्योरी। ठीक है, ये जो रिमलैंड महोदय द्वारा दिया गया था। 84वां प्रश्न है 84 नंबर का कि परिवहन और संचार सुविधाएं प्रोत्साहित करती हैं, ये राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करती हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब हमारा राजनीतिक एकीकरण की बात आती है उस समय परिवहन की सुविधा, संचार की सुविधा, IT सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। अगला प्रश्न हमारा है राज्य की समग्रता के
परीक्षण के लिए कौन सा एक केंद्र पर आधारित शक्ति के रूप में कार्य नहीं करता है? ये इसका आंसर जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता जो है ये केंद्र पर आधारित शक्ति के रूप में कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है 86 नंबर का कि जब मक्खियों का छत्ता पूरी तरह भर जाता है तो मक्खियाँ उसे छोड़कर अन्यत्र चली जाती है। सभी कालों में ऐसा ही इतिहास रहा है। मानव प्रवास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ध्यान दीजिए कि मानव के संबंध में उपयुक्त कथन जो है ब्लास महोदय का है। ब्लास महोदय ने संभववादी विचारधारा को ध्यान में रखकर ऐसी संकल्पनाओं का उन्होंने विकास किया है। अगला हमारा प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित प्रश्न है। जैन ब्रॉक के अनुसार 4 प्रधान सांस्कृतिक परिमंडलों की व्याख्या करें। ठीक है, तो सांस्कृतिक परिमंडल में आपका ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, पाश्चात्य पहला होता है, प्रमुख इस्लामिक दूसरा है, इंडिका तीसरा है, पूर्वी एशिया चौथा है। ये जैन ब्रॉक महोदय द्वारा दिया गया सांस्कृतिक परिमंडल का क्लासिफिकेशन है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और निम्न कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा इसमें से ब्रॉक महोदय का जो है दक्षिणी कथन दिया है। ब्रॉक ने दक्षिण अफ्रीका को पाश्चात्य संस्कृति परिमंडल में शामिल किया है। बी इसका कारण है ब्रिटिश और डच लोगों ने पश्चिमी संस्कृति को दक्षिण अफ्रीका पर अध्यारोपित किया है। तो आपको मैं बता दूं, अभी हमने जैसे कि प्रश्नों में पिछले प्रश्नों में देखा कि दक्षिण अफ्रीका को पाश्चात्य सांस्कृतिक परिमंडल में इन्होंने शामिल किया है, जबकि यह कारण इनका जो है सरासर गलत है। ब्रिटिश डच लोगों ने इस पश्चिमी संस्कृति को दक्षिण अफ्रीका पर अध्यारोपित नहीं किया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है ए सही है और आर गलत है। भील लोगों की प्रजाति है। काफ़ी आसान प्रश्न है जिसे आप लोग आसानी से कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, तो इसको आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि भील लोगों की प्रजाति है, ये भूमध्य सागरीय है, अल्पाइन है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है या इनमें से कोई नहीं है। विशेषकर ये जो झारखंड बिहार के विद्यार्थी हैं इसे आसानी से प्राप्त जानकारी होनी चाहिए, तो आप इसे ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। 90 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारत की प्रजाति के वर्गीकरण में 1944 में किसने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो बी.एस. गुहा महोदय ने 1944 ईस्वी में भारतीय प्रजाति का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। 91 नंबर का प्रश्न है, टेलर ने 68 से 70 शीर्ष सूचकांक किस प्रजाति को बताया है? ठीक है, तो ये जो है आपका टेलर महोदय ने निग्रिटो का जो शिरस्थ सूचकांक है वो 68 से 70 के बीच बताया है। आपको मैं पुनः विशेष अनुरोध करता हूं कि आप हमारे मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण के 2 पार्ट में वीडियो हैं, उसे जरूर देख लें। लाइन ऑफ मैप के वीडियो को देख लें, राजनीतिक भूगोल के वीडियो को देख लें, ताकि आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाए और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर, जिसमें प्रजातियों का प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रतिपादन क्या है? ये काफ़ी आसान प्रश्न है, हर एक विद्यार्थियों को इसकी जानकारियां हैं, जिसे हम टेलर महोदय ने दिया है प्रवास कटिबंध सिद्धांत, जो जलवायु विशेषताओं के आधार पर उन्होंने दिया है। अगला प्रश्न हमारा है 93 का कि मालवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ये राजस्थान की एक काफ़ी महत्वपूर्ण उपभाषा है मालवी बोली, और जो विशेषकर राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनको इसके बारे में आसानी से नॉलेज भी होंगी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नांकित में से जिस विद्वान ने बालों के आधार पर प्रजाति वर्गीकरण नहीं किया था वह है, इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने बालों के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण नहीं किया? आप टॉपिनॉट को देखेंगे जब प्रजाति वर्गीकरण के हमारे वीडियो में, तो उन्होंने बालों के आधार पर किया है, हेकल ने भी किया है, हक्सले ने भी किया है, लेकिन डकवर्थ ने बालों के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया है। 95 वाला प्रश्न हमारा है, कोबर के प्रजाति के मुख्य वर्गीकरण में निम्नलिखित में से जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सी प्रजाति है? इन चारों में से कौन सी प्रजाति कोबर ने नहीं सम्मिलित किया? तो उन्होंने भूमध्य सागरीय प्रजाति को सम्मिलित नहीं किया है। अगला हमारा प्रश्न है, आदि मानव का जन्म स्थान किस महाद्वीप को कहा जाता है? ये काफ़ी आसान प्रश्न है, और हम सभी जब प्रजाति के वर्गीकरण को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता चलता है कि जो एशिया का क्षेत्र है ये आदि मानव का जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है।
जातियों का संगम स्थल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? चीन को, श्रीलंका को, इंडोनेशिया को या फिर भारत को? तो आपको पता होना चाहिए, इंडोनेशिया को जातियों का संगम स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चाको कैनियन की निर्जनता का परिणाम है। ठीक है, चाको कैनियन के निर्जनता का परिणाम हमारा क्या है? तो जीवन को पोषित करने वाली पर्यावरणीय दशाओं का विनाश यहाँ पर हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर निर्जनता का जो है परिणाम है। 99 नंबर का प्रश्न हमारा है, मानव द्वारा दृश्यभूमि में परिवर्तन लाने वाले सबसे पहला उपकरण कौन सा है? मानव ने दृश्यभूमि में लैंडस्केप में कैसे परिवर्तन लाया? तो वो आपको पशुओं को पालतू बनाना, आग का आविष्कार, सिंचाई, भूस्वामित्व व्यवस्था। तो मानव ने जब से आग का आविष्कार किया है तब से जो है उनका भूदृश्य काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ऐसे हम लोग का 100 नंबर प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है 6 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा देख लेंगे जो इसी में अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। तो 100वां प्रश्न हमारा जो है, निम्नांकित में से जो सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उसे हम पृथकीकरण जो है सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आपको पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 101 नंबर का। स्पेंसर और थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक परिमंडल में बांटा है? तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि 11 सांस्कृतिक परिमंडल ने थॉमस और स्पेंसर ने बांटा है। ओरिएंटल, अगला प्रश्न, ओरिएंटल सांस्कृतिक प्रदेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? ये पूर्वी एशिया में ओरिएंटल सांस्कृतिक समूह आपको मिलेंगे। 103 नंबर का प्रश्न है, प्रजाति वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड किन से है? तो प्रजाति परिवर्तन का जो महत्वपूर्ण मापदंड है वो रक्त समूह होता है। ब्लड ग्रुप से पता चलता है कि कौन किस प्रजाति से संबंधित रहती हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, 105 नंबर का 104 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी प्रजाति विश्व की सबसे शुद्ध प्रजाति मानी जाती है? यानी कि प्रजाति मिश्रण से रहित है। तो ये है निग्रो प्रजाति, जो विश्व की सबसे पहली प्रजाति है। उस समय कोई संकर प्रवर्ण की प्रजाति की स्थिति थी ही नहीं और ये सबसे पहली प्रजाति है विश्व की। अगला आपका है 105, सेमियाइट निम्नांकित में से किस प्रजाति से संबंधित है? ये काफ़ी आसान है, ये मंगोलाइड से संबंधित है। बिरहोर जो है जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बिरहोर जनजाति हम सभी जानते हैं कि बिरहोर जनजाति हमारा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा होगा आपको ये वीडियो? यदि वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं, ताकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं आपको इसी तरह के वीडियो पुनः